वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे अलाइड का जो हमारा 2018 का जो पेपर है, ठीक है, 2018 का। उसमें हम ऑलरेडी जो है वो 1 से 25 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा टारगेट रहेगा वो 26 से लेकर 34 क्वेश्चंस तक कवर करने का रहेगा। अब यहाँ पर एक की पॉइंट हमें समझना है कि तो 2018 का जो पेपर हुआ था अलाइड का, उसमें जो है वो 34 क्वेश्चंस आए थे। एंड सेकेंड पॉइंट जो हमें पढ़ना समझना है वो ये कि जो आपका 2019 का पेपर हो रखा है एलाइड का, उसमें 30 क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि कोई भी जो है वो एक फिक्स पैटर्न अभी नहीं है, कुछ भी जो है वो आपको सरप्राइज जो है वो मिल सकता है एग्ज़ाम में। तो इसलिए हमें जो है वो 60 वर्ड्स, 120 वर्ड्स और 150 वर्ड्स, इन तीनों पैरामीटर्स पर जो है वो, ये तीनों जो अगर हम बात करें लाइक इस तीनों तरह से जो है वो हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। आप हमारे साथ भी जो है वो हमारे इनिशिएटिव में जुड़ सकते हैं, जिसमें अगर हम बात करें मेंस प्रिपरेशन में अलाइड के लिए, तो हम जो है वो हर रोज़ 15 से 20 क्वेश्चंस को करते हैं, जो हमारा कोर टारगेट रहता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो है लाइव इवैल्यूएशन का, कि हर रोज़ जो है वो लाइव इवैल्यूएशन होती है। उसके बाद आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। इवन जो क्वेश्चंस आपने आज लिखने हैं वो आपको एक दिन पहले जो है वो ग्रुप में मिल जाएंगे। तो इससे जो है वो आपको हेल्प रहेगी। आप जो हो मल्टीपल अप्रोच के साथ जो है वो आंसर्स भी लिख पाएंगे, और कंटेंट थोड़ा बहुत डाटा सर्च भी कर सकते हैं लिखने से पहले। देन उसके बाद वीकली जो है वो हम ऐसे कवर करते हैं, और साथ में ही वीकली जो है वो हमारा फुल लेंथ टेस्ट भी रहता है। यानी कि सैटरडे को जो है वो हम ऐसे राइटिंग करते हैं, और संडे को हमारा जो है फुल लेंथ टेस्ट रहता है। सब्जेक्टिव और फुल लेंथ जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों तरह से जो है वो हम टेस्ट को कवर कर रहे हैं। इसके साथ में आपको मेंस का जो है वो एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें PYQs है, यानी कि प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स ऑफ अलाइड, प्लस साथ में मेंस के जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन या एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलेंगे, कुछ डाटा मिलेगा, करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 1 ईयर के मेंस के, प्लस 50 सॉल्व ऐसे 50 जो है वो आपको सॉल्व ऐसे मिलेंगे साथ में। और सबसे इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश के 200 करंट बेस्ड क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है, जिस तरह से अभी एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार एचएस में, उसी तरह से जो है वो हमने ये क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। और ये 200 क्वेश्चंस है जो कि आपको सॉल्व मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। एंड अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। इवन आप प्रीवियस वीडियोस को भी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन, अगर आज का पहला क्वेश्चन और 26 क्वेश्चन पेपर का, इसमें एक स्टेटमेंट है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ अ मिथ और रियलिटी। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि हम इसमें कैसे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि हम इसमें जो है वो किस तरह से जो है वो स्कोर बना सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी एक स्टेटमेंट पूछ ली गई है कि ग्लोबलाइजेशन एक मिथ है या फिर रियलिटी है। तो सबसे पहले तो डिफाइन करो ग्लोबलाइजेशन को। ग्लोबलाइजेशन, अब डेफिनेशन में भी एक पॉइंट को आप ऐड कर सकते हो। आप नॉर्मल डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक तरह से, अगर हम बात करें, कंसेप्ट और प्रोसेस है, जिसमें जो है वो आपका एक जो है वो क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस होते हैं। सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है, क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। और वो एक्सचेंजेस इंक्लूड कर रहे हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये सभी। लेकिन अभी अगर आपको इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू IMF, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। आपके पास कोई एक ऐसी जो है वो रेफरेंस लाइन होनी चाहिए, या अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जो है वो आपका ग्लोबलाइजेशन क्या है। इस तरह से अगर आप लिखते हो तो आपको जो है वो थोड़ा सा जो है वो प्रॉफिट हो सकता है। देन उसके बाद ग्लोबलाइजेशन है रियलिटी। एक डायरेक्ट एक पॉइंट पर चलिए, पहले रियलिटी बता दीजिए। तो रियलिटी में हम जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनको ऐड कर सकते हैं इकोनॉमिक लेवल पर। तो इकोनॉमिक लेवल पर जो है वो हम इसका फॉर एग्जांपल बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट जो है वो ये रियलिटी हो गई, ठीक है, जिसमें जो है वो एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री से रिसोर्सेज लेती है। फॉर एग्जांपल भारत, यहाँ पर एग्जांपल लिखना है, भारत को क्रूड ऑयल चाहिए, तो क्रूड ऑयल की डिपेंडेंस हमारी गल्फ नेशंस पर है। नेचुरल गैस के लिए हम जो है वो गल्फ नेशंस पर जो है वो एक तरह से ट्रेड करते हैं, तो वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो हम इसको यहाँ पर विद एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका दूसरा एग्जांपल है। और आप साथ में ये भी लिख सकते हैं भारत के पास FDI जो है वो सबसे ज़्यादा है, और 2023-24 में भारत सबसे ज़्यादा FDI जो है वो भारत के पास ही आई थी। इस तरह से भी जो है बता सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आप इंटरनेट और कनेक्टिविटी को बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कॉमनली और बहुत इजीली समझे तो डिजिटल इकोनॉमी का आप एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें। फिर आप इसमें बता सकते हैं कि जिस तरह से आपका अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, ये सभी तो चल रहे हैं, नो डाउट, फ्लिपकार्ट हो गया। लेकिन आप यहाँ पर एक एग्जांपल और ऐड कर सकते हैं कि जिस तरह से भारत का जो UPI है,
वो अभी कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही है, लाइक यूएई ने जो है वो कहा कि वो यूपीआई में ट्रेड करेगी, भीम यूपीआई, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल हो सकते हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं। नेपाल या फिर इंडोनेशिया, इन सभी के एग्जांपल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जो है वो अगर आप साइंस एंड टेक के फैक्टर को भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे प्रोबा थर्ड, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, इसको जो है वो इसरो ने लॉन्च किया, तो ये भी एक जो है वो परफेक्ट एग्जांपल बन सकता है ग्लोबलाइजेशन का। देन उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज, ये बहुत की इंपॉर्टेंट रहता है। कल्चरल एक्सचेंज यानी कि पॉपुलर सेंटर्स लाइक फॉर एग्जांपल हॉलीवुड, आप यहाँ पर डायरेक्ट एग्जांपल लिखिए, हॉलीवुड में जो है वो इंडियन एक्टर्स भी काम करते हैं, ठीक है। या फिर माइग्रेशन की अगर हम बात करें कल्चरल लेवल पर, तो इंडियन डायस्पोरा का आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड अभी स्प्रेड है। और वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो भारत का डायस्पोरा जो वो सबसे ज़्यादा है। देन उसके बाद पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन में अगर हम बात करें, यहाँ पर हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, तो हम बता सकते हैं WHO को, नाटो को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, ठीक है, या फिर G20, G77, ये सभी इंस्टीट्यूशंस जो है वो एक तरह से जो है वो पॉलिटिकल जो है वो और इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन करते हैं, ये भी जो है वो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। इवन आप यूनाइटेड नेशंस का एग्जांपल तो ज़रूर ऐड करना, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज इंक्लूड होती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ये अलग से पूरी फैमिली है। फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन मिथ एज अ मिथ, अब देखो जो पॉइंट जो आपने रियलिटी में लिखे हैं ना, उसको हमें काउंटर करना है मिथ में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वहाँ लिखा था इकोनॉमिक गेन्स में, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं इकोनॉमिक गेन्स ठीक है भाई है, लेकिन अभी क्या देख रहे हैं, ट्रेड वॉर, आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं अनइक्वल जो है वो इकोनॉमिक गेन्स, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख दो ट्रेड वॉर्स का, ट्रेड वॉर। या फिर अभी आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन सरप्लस है चाइना का, मतलब चाइना $1 ट्रिलियन सरप्लस, हमारी तो इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है, उनका तो 1 ट्रिलियन का सरप्लस है ट्रेड में, तो ये फैक्टर हम ऐड कर सकते हैं। तो इससे किस बात का जो है वो आपका जो है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी का कंसेप्ट आता है, चाइना का डोमिनेशन इन साउथ एशिया रीजन, या फिर अगर हम बात करें इंडो, जिस तरह साउथ चाइना सी में वो जो है वो अब इन्फ्लुएंस बना रहा है, तो ये पॉइंट हम बता सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, ये इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे यहाँ से इंडियंस जो है वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये भी एक कोर पॉइंट आता है, ठीक है। इसमें हम बता सकते हैं कि हमारे बहुत सारे लेबरर जो है वो स्टिल जो है वो गल्फ कंट्रीज़ में जो है वो जेलों में है, इसको बता सकते हैं। प्लस एक पॉइंट आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल इकोनॉमीज़। अब लोकल इकोनॉमीज़ का कंसेप्ट तो यहाँ पर सही है, नो डाउट, लेकिन आप यहाँ पे एक पॉइंट और भी साथ में ऐड कर सकते हैं, वो है बांग्लादेश वाला, कि बांग्लादेश में जिस तरह से क्राइसिस चले, तो उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल जो लेवल पर जो है वो इन्फ्लुएंस रहती है, तो हम इसको बता सकते हैं। तो इससे क्या है कि एक रीजनल इकोनॉमी ख़त्म हो रही है। कल्चरल इंपीरियलिज्म, इसमें वेस्टर्न कल्चर को सुप्रीम माना जा रहा है, सबसे पहले तो पॉइंट याद है, और वेस्टर्न कल्चर एक्सपैंड कर रहा है। इवन इंडिया में भी देखें हम तो वेस्टर्न कल्चर जो बहुत तेज़ी से, आप यहाँ पर HP सेंट्रिक पॉइंट भी लिख सकते हैं, हिमाचल सेंट्रिक पॉइंट भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। कल्चरल रेजिस्टेंस और यहाँ पर ये दोनों पॉइंट आ सकता है, होमोजिनेशन का भी पॉइंट यहाँ पर जो है वो आ सकता है, जिसको आप ऐड कर सकते हैं। इवन लाइक कल्चरल एक्सचेंज में स्टिल जो है वो इंग्लिश को प्रमोट किया जा रहा है एज अ लैंग्वेज, तो हम ये भी बता सकते हैं कि स्टिल जो है वो इंग्लिश मीडियम बन रहा है और लोकल लैंग्वेजेस को उतने हाई लेवल पर प्रमोट नहीं किया जा रहा है, तो इसको भी जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। नेशनल सॉवरेनिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप इसमें डायरेक्ट एग्जांपल लिख दो आत्मनिर्भर भारत अभियान, क्योंकि हमारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट प्रमोट कर रहा है हमारे खुद के, तो इसमें आप बता सकते हैं कि फिर नेशनल सॉवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए हम जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा रहे हैं। देन उसके बाद फ्रेगमेंटेड ग्लोबल रिस्पांस, जैसे कोविड-19 के टाइम पे अगर हम बात करें तो नेशनलिज्म आइसोलेशन को जो है वो हमने फॉलो किया, ये भी इसमें एग्जाम्पल ऐड हो जाएगा, तो दोनों पॉइंट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद जो कि हमें याद यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं, जिस तरह से नेशनल पॉइंट्स में हम ऐड करें, फिर हमें कंक्लूजन बनाना है कि क्या कंक्लूजन बन सकता है, ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट करो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमने उसको जस्टिफाई कर दिया, अब हमें सिर्फ कंक्लूड करना है। तो हम बोल सकते हैं ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो इज़ अ बोथ अ रियलिटी एंड मिथ, दोनों है, एंड ऑलवेज सम वेज मिथ, दोनों को आप बता दो कि ठीक है, बट लेकिन यहाँ पर मेन टारगेट है वो है इंटरेस्ट प्रमोट करना, वेलफेयर प्रमोट करना मेन टारगेट है, चाहे वो ग्लोबल लेवल पर हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर, या फिर एक नेशनल या लोकल लेवल पर हो। मेन टारगेट तो क्या है, वेलफेयर को प्रमोट करना, वेलफेयर प्रमोशन का जो है वो मेन टारगेट है। अभी वेलफेयर प्रमोशन का जब मेन टारगेट है, तो उस केस में ये मैटर नहीं करता ग्लोबलाइजेशन मिथ है या रियलिटी है, क्योंकि अगर लोकल लेवल पर भी वेलफेयर करेंगे तो वो एक तरह से ग्लोबल लेवल पर हो रहा है, और ग्लोबल लेवल पर करेंगे तो वो लोकल लेवल पर भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको काउंट बैलेंस कर सकते हैं अपने आंसर को, और साथ में ये बता सकते हैं कि जिस तरह से जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड में
जो है वो हमें अभी रिसेंट चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो हमें म्यूचुअल कॉपरेशन और साथ में जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। इवन अगर आप इसके मिथ में है जो है वो हम एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के बारे में भी बता सकते हैं कि स्टिल वहाँ पे वेस्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है और भारत जो है वो कंटिन्यूसली डिमांड कर रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये जो वीटो पावर है उसको उसके रिगार्डिंग हम ये जो है वो पॉइंट बना सकते हैं यहाँ पे। आप इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिएगा। आंसर राइटिंग के टाइम पे जब आप पेपर में लिखोगे तो आपको हमेशा अपने आप ही याद आ जाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मैनी कल्चरल रीजन्स आर मेंशन इन द नेशनल एंथम। अब देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और कल्चर का क्वेश्चन देखो किस तरह से यूनिक फॉर्म में पूछा गया है। तो दैट मीन्स लेवल तो नॉर्मल तो लेवल रहने नहीं वाला, लेवल तो अप ही रहेगा। और जिस तरह से कंपटीशन है क्वेश्चन इस तरह से देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन देखो कि हाउ मैनी कल्चरल रीजन्स आर नेम्ड इन द नेशनल एंथम, डिस्कस इन डिटेल। अब देखो एक पॉइंट समझो, बहुत कॉमन पॉइंट यहाँ पे नेशनल एंथम के बारे में बताया जा रहा है। तो नेशनल एंथम सबसे पहले तो आप बता सकते हैं कि कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसमें जो है वो हमारा कंट्री की कल्चरल जो रिचनेस है उसको एक तरह से बताता है और साथ में जो हमारी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ये दो फीचर्स को जो है वो हमारा जो है वो नेशनल एंथम बताता है, इसको हम बता सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कौन कौन से कल्चरल रीजन्स जो है वो हमारे जनगण मन यानी कि हमारे नेशनल एंथम में मेंशन्ड है। तो सबसे पहले पंजाब को बताओ, फिर पंजाब अगर लिख दिया तो खाली पंजाब लिख कर नहीं छोड़ देना, उसको थोड़ा सा एलोबरेट करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। लाइक पंजाब जो है वो फर्स्ट रीजन है जो हमारे नेशनल एंथम में मेंशन्ड है, पहला ये पद बताओ, जो कि एक तरह से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को हाईलाइट कर रहा है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है पंजाब में, ये जो आपका ट्रेडिशन रिच जो ट्रेडिशंस है सिखिज़म के और जो रीजनल स्पेशलिटी है उसको जो है वो एक तरह से डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल पंजाब हरियाणा ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है इसको फूड वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आप इसको जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं और साथ में एज अ एग्जांपल भी लिख सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा। या फिर उसके इसमें आप एक पॉइंट जो है वो ब्रेवरी सेक्रीफाइस और पैट्रोटिज्म का भी बता सकते हैं, बट लेकिन ये बहुत कॉमन हो जाएगा। या फूड वॉल ऑफ इंडिया वाला एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध जो है वो एक तरह से सिंध वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पे जो आपका पाकिस्तान में है प्रेजेंट टाइम पे, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर नेशनल एंथम या आर नेशनल एंथम। अभी यहाँ पे क्या है कि 1947 में पार्टीशन के बाद सिंध तो चला गया था पाकिस्तान में, लेकिन स्टिल एग्जिस्ट, तो ये कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज को प्रमोट कर रहा है, तो हम इसको यहाँ पर बता सकते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है इन कल्चरल वैल्यूज़, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम भी पढ़ते हैं भारत की पहली सभ्यता, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, वो हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही जितनी वो उस रीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर वो है। तो इसको हम इस तरह से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं और साथ में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एज अ एग्जाम्पल। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में सिंपल है, गुजरात जो वर्ड ऐड किया वो वेस्टर्न पार्ट को हाईलाइट करता है, जिसमें कोस्टल रीजन और साथ में गुजरात का यूनिक कल्चरल वैल्यू ट्रेडिशन, जिसमें जो है वो आपका नवरात्रि फेस्टिवल को आप एज एग्जाम्पल जरूर ऐड करो, गरबा को ऐड करो और डांडिया, ये तीनों, क्योंकि भारत के जितने भी त्यौहार है वो सिर्फ एक कल्चरल वैल्यूज़ को प्रमोट नहीं करते, वो इकोनॉमिक टाइज को प्रमोट करते हैं, इकोनॉमिक जो लेवल पर कॉपरेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, उसको हाईलाइट करते हैं। तो हम इसको एज एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी कोई फेस्टिवल हो रहा है तो वहाँ पे दुकानें लगाई जाती है, वो दुकानों से उन लोगों की इकॉनमी चलती है, तो इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक साइकिल को बूस्ट मिलता है। तो जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सभी जो है वो क्या करते हैं, एक तरह से जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। देन उसके बाद मराठास की अगर हम बात करें तो मराठास में यू क्लियरली मैंशन फेवर फॉर ब्रेवरी, ठीक है, साउदर्न इंडिया पार्ट को इंक्लूड करते हैं महाराष्ट्र, और छत्रपति शिवाजी महाराज, आप यहाँ पर स्वराज वाला एग्जाम्पल का ऐड, स्वराज का जो एग्जाम्पल है उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मराठा विंग है कल्चरल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्वराज का जो विंग है उसको हाईलाइट करते हैं, स्वराज के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रिमार्क करते हैं। देन उसका द्रविड़ा साउथ इंडिया जो कि स्ट्रॉन्ग एक बेस प्रोवाइड करता है, जिसमें अगर हम बात करें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी इंक्लूड होते हैं। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे उड़ीसा को नहीं इंक्लूड किया गया, उड़ीसा को अलग ही जो है वो एक पार्ट में कंसिडर किया जाता है, और ओडियाई जो लैंग्वेज है वो द्रविडियन लैंग्वेज नहीं है, ये भी पॉइंट याद रखना। इसमें आप द्रविड़ा लैंग्वेज में आप बता सकते हैं कि एंशियंट जो कल्चर है, फॉर एग्जांपल टेम्पल्स की इन्फ्लुएंस, टेम्पल्स का रोल हमारी सोसाइटी में, टेम्पल्स का रोल इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इवन जब हम संगम एज पढ़ते हैं ना हमारी एंशियंट हिस्ट्री में, तो संगम एज में ये क्लियरली जो है वो मैंशनड है कि टेम्पल जो है वो सिर्फ पूजा का घर नहीं था, वो ट्रेड का, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का रोल था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, तो इसको पॉइंट को हम ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद उत्कल, उड़ीसा अलग जाता है, उड़ीसा उत्कल जो है वो ईस्टर्न कोस्टल स्टेट है, ये ईस्टर्न कोस्ट स्टेट।
अभी इसमें सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो दो टेम्पल आते हैं फेमस, कोणार्क सन टेम्पल एंड जगन्नाथपुरी टेम्पल। तो कहीं ना कहीं रिच कल्चरल जो ट्रेडिशनल डांस है उड़ियाई, उसको भी ये रिफ्लेक्ट करता है, इसको हम बता सकते हैं। और पेंटिंग, पत्थर चित्र आर्ट और ट्राइबल कल्चर, उड़ीसा को एनसाइक्लोपीडिया भी कहा गया है। जितने भी हमारे पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं टोटल 75 है, तो उड़ीसा को जो है वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स कहा गया है। और सबसे ज़्यादा जो ट्राइब्स है वो मध्य प्रदेश में है। ये कुछ पॉइंट्स हम साथ में याद कर सकते हैं। और जब भी हम ऐसा कोई डाटा लिख रहे हैं तो हम सेंसस को जो है वो कोट कर सकते हैं, साथ में सेंसस को एज अ रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। बंगाल या बंगा की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल और प्रेजेंट टाइम वाला बांग्लादेश दोनों इंक्लूड कर रहा है, जो कि ईस्टर्न रीजन को हाईलाइट कर रहा है, एक तरह से भारत का कल्चरल हब। कल्चरल हब जो है वो बांग्लादेश या बंगाल, वेस्ट बंगाल को माना जाता है, जिसमें जो है वो यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टर है कि जो हमारा नेशनलिज्म है उसकी शुरुआत भी जो है वो एक तरह से जो है वो बांग्लादेश से होती है, यानी कि वेस्ट बंगाल उस टाइम वाला बांग्लादेश बंगाल, उससे जो है वो वहाँ से जो है वो हमारे नेशनलिज्म की जो है वो मेन शुरुआत हुई है। तो हम इसको बता सकते हैं कि जैसे लाइक शुरू के जो जितने भी हमारे जो है वो फ्रीडम फाइटर्स थे वो मोस्टली जो है वो, ऐसा नहीं था कि सभी मोस्टली जो है वो बांग्लादेश से थे। इससे बाद जो है वो पूरे अदर स्टेट से भी थे, अदर नेशंस के कॉर्नर से भी थे, लेकिन मेन रोल बंगाल का रहता है। और इसमें आप 1905 का पार्टीशन भी बता सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो उससे किस तरह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया, हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, तो ये एक एग्जाम्पल जो है वो बन सकता है। विंध्याचल यानी कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो विंध्याचल जो है सबसे पहले तो बताओ कि ये भारत की एक नेचुरल बाउंड्री है जो डिवाइड कर रही है भारत को दो भागों में, नॉर्थ और साउथ। लेकिन नॉर्थ साउथ दो भागों में डिवाइड तो कर रही है, लेकिन कल्चरल इंटीग्रेशन का भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसको हम साथ में यहाँ पर लिख सकते हैं। हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल से मतलब हिमालयास, जो कि नॉर्थर्न रीजन पर है। ये कल्चरल रिचनेस, ठीक है, हेरिटेज, या फिर अगर हम बात करें, या फिर अगर हम बात करें एक तरह से देवी देवताओं वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। लेकिन आप बता सकते हैं साथ में कि स्टिल ये जो है वो एक पॉलिटिकल लेवल पर भी जो है वो हमारे यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न बाउंड्री भारत को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, परमानेंट फिक्स बाउंड्री है, नेचुरल। कोई एंशियंट टाइम में देखोगे जितने भी जो है वो, अगर हम बात करें इस तरह से, अगर हम भारत का मैप बनाएं, नॉर्मली एक एवरेज फॉर्म में बना रहे हैं, तो ये इधर वाली साइड से बहुत कम देखे गए हैं जिन्होंने अटैक किया है भारत के ऊपर। अगर यहाँ से कोई आया है तो वो भारत के कल्चर को स्टडी करने के लिए आया है, यानी कि विद्वान जो है वो हिमालयाज़ को क्रॉस करके आए, ठीक है। लेकिन अगर वेस्ट से बात करें तो यहाँ से हमारे ऊपर अटैक ही हो रखे हैं। तो इस पॉइंट को जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बता सकते हैं अपने आंसर में। देन उसके बाद यहाँ पर हम एक पॉइंट और भी साथ में जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द कल्चर हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद यमुना एंड गंगा और सरस्वती, ये तीनों जो है वो एक होली रिवर्स है, जिनको बारे में जो है वो हमारे नेशनल एंथम में मेंशन किया गया है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एज वेल एज जिस तरह से जो हमारे देवी देवता है, ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो कि गॉडेस, अगर हम बात करें गंगा रिवर की, तो वो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ठीक है। और एक गॉडेस फीमेल के रूप में है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो है वो एक तरह से संस्कृति में जो है वो हर देवी देवता की पूजा की जाती है, और वो हमारे जनगण मन में भी रिफ्लेक्टेड है। देन उसके बाद आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को जरूर ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कि हमारा जनगण मन जो है वो एक तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो हमारे ये कल्चरल रीजन्स है सभी के सभी, इसमें जो है वो सेलिब्रेशन, अगर हम बात करें पूरा का पूरा कंक्लूड करने के लिए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के साथ, तो हम बता सकते हैं कि कल्चरल एंड इकोनॉमिकली टाई है। और इतनी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो है वो पूरे नेशन वाइड हमें जो है वो यूनाइट करके रखता है एक नेशनल एंथम। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल रहेगा, हम इसको एज अ एग्जाम्पल या फिर एज अ कोटेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं एट द एंड। अगर आपके पास यहाँ पर कोई कोट है, लाइक रविंद्रनाथ टैगोर जी का कोई कोट है, या फिर गांधी जी का, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी, यहाँ पर हम पंडित नेहरू जी का भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कोट है तो आप उसको स्टेटमेंट या कोट कुछ भी, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फोक फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब एक छोटी सी कंसेप्ट समझो, गद्दी ट्राइब के ऊपर डायरेक्ट नोट, या फिर स्वांगला ट्राइब के ऊपर डायरेक्ट नोट, इस तरह से ख़त्म। अगर क्वेश्चन भी आ रहा है टेम्पल्स की फॉर्म में भी अगर हम बात करें तो वो पूरे टेम्पल्स के फीचर्स पूछ सकता है एक साथ, लेकिन अलग से नहीं। 4 नंबर में भी बहुत रेयर चांस है इस तरह का क्वेश्चन बनने के अब, क्योंकि अब ट्रेंड जो है वो चेंज होता जा रहा है क्वेश्चंस के। तो अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जितने भी फॉक आर्ट्स है या जो फॉक फेस्टिवल्स है उनके बारे में आपको एक नोट लिखना है।
तो ये किस तरह से लिख सकते हैं? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमें करनी है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो को जो है वो कहाँ पर है, लैप ऑफ द हिमालयाज़ में नेस्टेड है। अब उसके बाद जो है वो ये एक एग्जाम्पल है रिच कल्चरल डाइवर्सिटी का, और साथ में जो है वो ये एक वाइब्रेंट कल्चर ट्रेडिशंस को भी जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। मतलब हमारे पास जोग्राफिकली जो है वो एक फ़ीचर प्रॉफिट भी है, और साथ में जोग्राफिकली स्पेशल फ़ीचर भी है, और हमारे पास कल्चरल रिचनेस और सोशल लेवल पर भी जो है वो हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट है, जो कि हिमाचल प्रदेश को यूनिक बनाते हैं बाकी सभी स्टेट से। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉक एंड फेस्टिवल्स के बारे में बताओ, तो इसमें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप एक पॉइंट ऐड करना, ठीक है, आप इस तरह से फ़ीचर्स बनाना, फ़ीचर्स बनाकर हम इस तरह से जो है वो पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। फीचर्स बनाकर हम इस तरह से फीचर्स लिखो कि क्या क्या जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो है वो फीचर्स है। फॉर एग्जांपल एक अमेंडमेंट का फीचर हो गया, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का फीचर हो गया, ठीक है, इतनी सारी बोलियाँ हैं लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ जो है वो हारमोनी और ब्रदरहुड के साथ रहते हैं। हम जो है वो एक तरह से यूनिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, जिसमें हम ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, और अभी भी स्टिल जो है वो हम अपने ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करते हैं। ये सभी पॉइंट्स जो आप एज अ फीचर ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पर चलिए, कुल्लू दशहरा, लोहरी, ठीक है, लोसर, ठीक है, फुलेज, मंडी की शिवरात्रि, ठीक है, और जितने भी रामपुर का लवी फेयर, रामपुर लवी फेयर, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें लवी के साथ अभी रेणुका फेयर, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों को यहाँ पर ऐड करो। और ये भी फीचर में आप सेलिएंट फीचर में ऐड कर सकते हैं कि हमारे जो फेस्टिवल्स है वो सिर्फ जो है वो एक तरह से जो है वो लोकली नहीं है, ट्रेडिशनली अगर नहीं है, मतलब ट्रेडिशनली भी है, लेकिन साथ में क्या है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें आप कुछ एग्जांपल्स को साथ में ऐड कर सकते हैं। फिर कंक्लूड भी कर सकते हैं कि फॉक एंड फेस्टिवल्स जो है वो सिर्फ सोशल और इकोनॉमिक, सोशल कल्चरल को ही प्रमोट नहीं करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेलों में जो है वो एक इकोनॉमिक साइकिल चलता है, वो सभी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस द फाइंडिंग ऑफ द आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डायरेक्ट जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी ये क्वेश्चन तो 2018 का है, लेकिन रिपोर्ट हमने यहाँ पर 2024 की मेंशन की है, तो ये डाटा आपको हेल्प कर सकता है। सबसे पहले तो हमें बताना है कि आरबीआई जो है वो रिलीज़ करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को, और कब, कौन से मंथ में रिलीज़ करता है, जून 2024। देन उसके बाद हाईलाइट करना है कि क्या जो है वो ये रिपोर्ट बताता है। तो इंडियन का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके बारे में जो है वो ये बताता है, अपडेट करता है। ये पॉइंट्स जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। और इसमें जो है वो सबसे पहले हमें बताना है कि भारत की इकोनॉमिक फैक्टर, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं जो है वो ये फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया। देन उसके बाद बैंकिंग सेक्टर के बारे में बता सकते हैं किस तरह से जो है वो कितना जो है वो शेयर है। अगर आप यहाँ पर एचपी से का पॉइंट ऐड कर सकते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, पर लेकिन रिपोर्ट में हिमाचल सेंट्रिक पॉइंट को डायरेक्टली ऐड करना सही नहीं होगा, एज एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैपिटल बफर वगैरह आप यहाँ पर बता सकते हैं, प्रोफिटेबिलिटी का जो है वो आप यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन उसका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के बारे में भी जो है वो रिपोर्ट ने बताया, तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ आपको इमरजेंसी रिस्क ये भी आप साथ में पॉइंट कर सकते हैं, और रेगुलेटरी एक्शन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। साइबर थ्रेट्स के बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस है वो भी हमें लिखने हैं। अब मान लीजिए हमें इसके बारे में कुछ नहीं आता, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? तो थोड़ा बहुत पॉइंट जो है वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इट इज़ रिलीज बाय द आरबीआई, ठीक है, इसको आरबीआई रिलीज़ करता है। और जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भारत की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उसको जो है वो स्टडी करना और उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करना, इस तरह से हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद फीचर्स पे चलो। फीचर्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एफडीआई, फाइनेंशियल चैलेंजेस, फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स, और उसके बाद फाइनेंशियल जो है वो वे फॉरवर्ड, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। और साथ में बैंकिंग सिस्टम का जो है वो इंडिया के एक जो है वो पॉइंट बना दो, तो हमें कुछ नंबर मिलने के चांसेस बन जाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ इंश्योर्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू अ बैंक अकाउंट अ नियर रियलिटी। अब ये क्या है? स्टेटमेंट जो है वो बहुत इजी और बहुत कॉमन है, और ये जो क्वेश्चन लिंक करता है ये डायरेक्ट जो है वो एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ करता है। तो सबसे पहले तो आपको लॉन्चिंग ईयर जो है वो साथ में बताना है कि जो स्कीम है वो अगस्त 2014 में लॉन्च की गई थी विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। बस इतने में इंट्रोडक्शन रोक दो। फिर उसके बाद फीच यहाँ तक हो गया। फिर आप ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव, या फिर अगर आपके पास कोई विज़न आपके माइंड में है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हैं कि कोर ऑब्जेक्टिव है कि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है, ठीक है, गवर्नमेंट की जितनी भी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसको जो है वो एक आम आदमी तक लेकर जाना, ठीक है, एक आम आदमी तक जो है वो स्कीम्स को पहुंचाना, इसका जो है वो मेन टारगेट है। फिर यहाँ पे जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं
आगे जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को, और आप यहाँ पर डाटा जरूर ऐड करना, कितना जो है वो प्रॉफिट, कितने जो है वो बेनिफिशरीज हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। और इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के फीचर्स में जीरो बैलेंस अकाउंट का पॉइंट ऐड करना जरूरी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को ऐड करना जरूरी है, एक्सेस टू क्रेडिट एंड इंश्योरेंस ये पॉइंट ऐड करना जरूरी है, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी। अब देखो पैसा पहुँचाना ही टारगेट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस पैसे को पहुंचाने के साथ उस पैसे को किस तरह से यूज़ करना है, उस पैसे को किस तरह से बचा कर रखना है, ये भी जो है वो मेन टारगेट है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी, आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, वो है डिजिटल लिटरेसी, कि डिजिटल लिटरेसी को भी जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। देन चैलेंजेस आप बता सकते हैं कि चैलेंजेस भी है कुछ। चैलेंज में सबसे पहले अवेयरनेस और एंगेजमेंट है कि भारतीय लोग जो है वो डिजिटली एंगेज होने में घबराते हैं, डरते हैं ड्यू टू द साइबर अटैक्स, या जिस तरह से फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो भारत के लोग जो है वो डरते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अकाउंट एक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं कि जिनके अकाउंट एक बार ओपन हो गए वो अभी तक बंद ही पड़े, आधे से ज़्यादा बंद पड़े, या 30% जो है वो बंद पड़े, तो ये डाटा आप जो है वो साथ में ऐड कर सकते हैं। उसका रिमोट एरियाज़ के बारे में जो आप बता सकते हैं कि रिमोट एरियाज़ में जो है वो हमारी उतनी कनेक्टिविटी अभी नहीं है, बैंक्स की स्पेशली। देन कंक्लूड करने के लिए आप बता सकते हैं कि ठीक है चैलेंजेस है, लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो एक जो है वो इनोवेटिव स्टेप है, जो कि वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो इससे बड़ी स्कीम कोई है ही नहीं, सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इसके लिए हमें जो है वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हो गया, या एजुकेशनल अवेयरनेस हो गया, लिटरेसी कैंपेन्स हो गया, इनको प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम इस स्कीम का जो है वो फुली पोटेंशियल उठा सके, और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमारा विज़न है उसको हम अचीव कर सके बाय 2047। हम इसको डायरेक्ट लिंक कर देते हैं, तो 2047 तक जो है वो भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस क्रिटिकली महात्मा गांधी व्यूज़ ऑन एजुकेशन। महात्मा गांधी जी के व्यूज़ ऑन एजुकेशन, तो आप सबसे पहले तो महात्मा गांधी के बारे में बता सकते हैं कि महात्मा गांधी हैज़ प्रोपाउंड एंड मल्टीफेसेड व्यूज़ ऑन एजुकेशन, ठीक है, जिसमें उन्होंने जो है वो एक तरह से जो है वो उस एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की है जो कि सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर और पॉलिटिकल वेलफेयर, इन तीनों को कंबाइनली एक साथ लेकर जा रही है, यानी कि ओवरऑल एक साथ जो है वो सम्मुख पूरा का पूरा जो लाइक इनोवेशन, इंक्लूसिव, और एक तरह से जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात जो है वो यहाँ पर जो है वो गांधी जी ने की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी जो एजुकेशनल आइडियोलॉजी थी वो नई तालीम, बेसिक एजुकेशन और नई तालीम, इसके ऊपर डिपेंड है, तो इसको रेफरेंस करना इंट्रोडक्शन में बहुत ज़रूरी है। उसका फीचर्स बताओ, एजुकेशन फॉर लाइफ नॉट फॉर लाइवलीहुड। गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले पॉइंट कि आपको पढ़ना है पढ़ो, लेकिन उस पढ़ने के लिए जो बेस हमें बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ एक इस तरह से नहीं होगा कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू को प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ने की तरफ। हमें अगर पढ़ना है तो उसके लिए हमें जो है वो एक तरह से क्या करना पड़ेगा कि सोशल एस्पेक्ट और हमें वेलफेयर के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जो कि कोर जो है वो पॉइंट है। देन उसके बाद यहाँ पर हम बता सकते हैं इंटीग्रेटिंग नॉलेज एंड विद प्रैक्टिकल वर्क। गांधी जी ने जो है वो ये बहुत कोर से जो है वो कोर फॉर्मेट में जो है वो ये प्रमोट किया है कि जो हमारी एक तरह से बात करें तो इसमें प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर जो है वो गांधी जी ने बहुत कहा है कि जो आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी होनी चाहिए। और होलिस्टिक डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो गांधी जी पढ़ने के साथ साथ में सैनिटेशन, हाइजीन, इन सभी के बारे में भी फोकस करते हैं। जिसका वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें एथिक्स और मोरालिटी होनी चाहिए, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉन वायलेंस, ठीक है, पीस और ट्रूथ, ये तीन जो है वो कोर पॉइंट है जिनको आप यहाँ पर साथ में ऐड कर सकते हैं। नॉन वायलेंस, ट्रूथ, अब देखो नॉन वायलेंस, ट्रूथ और पीस, ये कॉमन पॉइंट्स है जो वहाँ पर एग्जाम में याद आएंगे, और ये कॉमन पॉइंट्स से लिखे जाएंगे, तो इनको इंक्लूड करना जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ये कीइंग पॉइंट है। लाइक डिसेंट्रलाइजेशन, गांधी जी फॉर एग्जांपल खादी एंड विलेज इंडस्ट्री इसको प्रमोट करते थे, और साथ में पंचायती राज। तो पंचायती राज जो है वो डिसेंट्रलाइज स्ट्रेटजी है, दैट मीन्स पंचायत लेवल पर जो है वो एजुकेशन के जो सिस्टम्स है उनको प्रमोट करना। और स्टिल ये एक्टिव है कि हमारी जो पंचायत है उसमें लाइब्रेरी होनी चाहिए। फिर उसका क्रिटिक टू वेस्टर्न एजुकेशन को कॉलोनियल लेगेसी माना गया है, सबसे पहला पॉइंट। और यहाँ पर एक बात गांधी जी ने कही कि सेपरेशन फ्रॉम द कल्चर, जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो कल्चर से सेपरेट कर देती है, तो इसको हम बता सकते हैं। जेंडर एंड एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में गांधी जी ने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई है, और इसमें अब वुमेन सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वो वुमेन एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी गांधी जी ने बताया। लिमिटेशंस है कुछ, हम बता सकते हैं कि गांधी जी जो है वो, अगर आपके पास पॉइंट्स है लिखने के लिए तो आप मेंशन कर सकते हैं लिमिटेशंस में या क्रिटिज्म में। तो इसमें जो है वो साइंटिफिक एजुकेशन को गांधी जी ने नेगलेक्ट किया है, ठीक है, और प्लस उसके बाद हमारी जो एजुकेशन है उसको एक तरह से रीजनल यानी कि लोकल लैंग्वेजेस में प्रमोट करने की बात की है, तो ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को कहीं ना कहीं जो वो चैलेंज करता है। तो ये कुछ इस तरह से बता सकते हैं। फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं, गांधी जी की जो विज़न है, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है, उसको हमने अडॉप्ट किया है हमारे DPSP में एज अ गांधीयन प्रिंसिपल, जिसमें जो है वो एक आर्टिकल है जिसको आप बता सकते हैं आर्टिकल 46 या 47, 46 है आर्टिकल वो, कि इसमें
जो है वो क्या कर रखा है हमने कि एक तरह से जो है वो एजुकेशन फॉर ऑल, एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े जितने भी लोग बच्चे हैं, या फिर अगर हम बात करें कॉलेज स्टैंडर्ड या हायर एजुकेशन लेवल, सभी को पढ़ने का प्रॉपर अधिकार है और कभी भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद गांधीयन जो वैल्यूज़ है, गांधीयन जो एजुकेशन वे है, वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। हमें अपने विज़न को अचीव करने के लिए जिसमें हमारा टारगेट है कि हमें जो है वो 2047 तक जो है वो 2047 तक जो है वो हमें क्या बनना है, एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। और साथ में आप इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, वो है SDGs का, कि हमें अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है तो उसमें भी जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स हमारा जो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं इस तरह से। देन उसके बाद नेक्स्ट है थ्रो द लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित पद्मदेव एंड यशपाल इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। अब देखो हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको लिख सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप इसको नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले बताओ कि पंडित पद्मदेव और यशपाल बोथ जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। देन कंट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करूँ तो ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पर ऐड किया गया है। लिटरेसी कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट, और इंपॉर्टेंट बताओ, नॉन करप्शन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, इस तरह से जो हम यहाँ पर बता सकते हैं। एडवोकेट फॉर एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों ने जो है वो एडवोकेट किया एक तरह से जो है वो रिफॉर्म्स के लिए, इस पॉइंट को हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि जो इनका रोल है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आपको बताना है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इनका क्या रोल रहा, और हिमाचल सेंट्रिक आपके पास अगर पॉइंट है तो आप उनको जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन उसका यशपाल के बारे में अगर बताना है तो बेसिक लाइफ अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इनका रोल रहता है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस या फिर लिटरेसी कंट्रीब्यूशन और पोस्ट इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये रीजनल, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो कि ये जो है वो रीजनल लीडर्स है, और रीजनल लीडर, और अगर HP सेंट्रिक पॉइंट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो ये उस टाइम वाले HP सेंट्रिक की बात की जा रही है जब जो है वो 1948 से पहले, तो उस टाइम पे पंजाब और हिमाचल दोनों, हिमाचल का जो एरिया है कुछ पंजाब के पास था, तो उस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। कंक्लूड हमें करना है कि ठीक है, दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में, और उनका रोल जो है वो हमें इंस्पायर्ड करता है ताकि हम जो है वो एक जो पाथ है हमारी डेवलपमेंट का उसके ऊपर जो है वो हम रेगुलरली चल सके। इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ द गोल्डन, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। अब सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसको कहा गया इनकी कनेक्टिविटी का, यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पर हो गया कोलकाता, इधर हो गया आपका मुंबई, और यहाँ पर हो गया चेन्नई। ये जो इस तरह से जो है वो गोल्डन जो है वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो प्रोजेक्ट है ये। अब यहाँ पर इसका जो है वो इकोनॉमिक जो है वो आपको डेवलपमेंट के ऊपर लिखना है कि क्या रोल रहता है। तो प्रोजेक्ट को आप इंट्रोड्यूस कर दो, उसके बाद बताओ ये पॉइंट्स आपको किस तरह से इंक्लूड करने हैं। ट्रांसपोर्टेशन को एनहांस करेगा, रिड्यूस टाइम ट्रेवल, सबसे इंपॉर्टेंट बात। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंप्रूव होगा तो जो ये ऐसा रोड को कहा गया ना कि रोड जो है वो एक तरह से वेन्स होती है इकोनॉमी की, तो हम इसको यहाँ पर बता सकते हैं कि ट्रेड फैसिलिटेट करेगा, स्मूथर जो है वो एक तरह से मोबिलाइजेशन होगी, मार्केट तक जो है वो पहुँचना आसान हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगा रहे हो और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी अगर, तो फिर जनरली बात है एम्प्लॉयमेंट अगर हो रही है तो फिर एक तरह से जो है वो देखा जाता है ग्रोथ को। रीजनल डेवलपमेंट का आप एग्जांपल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, सोशल बेनिफिट्स होंगे, इसको आप ऐड कर सकते हैं। एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, दिस इज़ योर चैलेंज, आप इसको एज अ चैलेंज भी लिख सकते हैं कि कुछ चैलेंजेस भी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक हमारे पास थोड़ा सा चैलेंज है, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। और उसके बाद इंक्रीज कम्पिटिटिवनेस, ये भी एक एग्जांपल ऐड हो सकता है। इसमें आप जो कुछ चैलेंजेस को भी बता सकते हैं, लाइक एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, या फिर और पॉइंट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद कंक्लूड करना है कि ठीक है, गोल्डन जो आपका ये क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और हमें जो है वो एक तरह से क्या करना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करना चाहिए इसको सस्टेनेबली इंक्लूसिव इनोवेटिव वेज में, जिसमें हमें जो है वो रेगुलर रिसर्च एंड एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए और न्यू इनोवेशंस की तरफ जो है वो चलना चाहिए, ताकि हम जो है वो हमारा विज़न है 2047 का उसको अचीव कर सके। अब ये की पॉइंट्स है 2047, अमृतकाल, SDGs, इनको हम अपने कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस इन डिटेल द मेजर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिमाचल प्रदेश की जो जोग्राफिकल लोकेशन के साथ हम इसे शुरुआत कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो लोकेटेड इन वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, हैज़ अ डाइवर्स एंड रिच हिस्टोरिकल लैंडस्केप दैट प्ले क्रूशल रोल इन द स्टेट्स इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड, इस तरह से बता सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का डाटा ऐड करो, इकोनॉमिक सर्वे का लेटेस्ट डाटा ऐड करो, जिससे हमें ये क्लियर पता चलेगा कि एग्जैक्ट हमारा जो है वो इसमें क्या रोल है, ये जो सेक्टर्स हैं इनका क्या रोल है। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ पे चलो,
स्ट्रेंथ में हम बता सकते हैं कि एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, जिसमें क्योंकि क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट समझेंगे कि डिस्कस इन डिटेल द मेजर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, तो स्ट्रेंथ के ऊपर चलो डायरेक्ट, तो हमारे पास एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है। फिर आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं एप्पल का, जिस तरह से जो है वो एप्पल की वजह से हमारा अपर शिमला वाला रीजन या जो डेवलप्ड हुआ है, ठीक है, वहाँ के जो है वो जिस तरह से हम कल्चरल रिचनेस देखते हैं वो बता सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कल्चर भी जो है वो इकोनॉमी के साथ ही जो है वो ग्रो करता है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिसमें इनकम सोर्स आप बता सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिमाचल के जो अपर रीजन है वो स्टिल जो है वो सेब के सीज़न में जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है लेबरर्स को, तो ये परफेक्ट एग्जांपल रहता है। देन उसके बाद एक्सपोर्ट पोटेंशियल है हमारा यहाँ पर, और इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश से जो है वो सेब जो है वो नॉट ओनली इंडिया बट बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका को भी जो है वो, या मालदीव्स को भी भेजा जाता है। इवन यूएस का एग्जांपल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इनिशिएटिव्स में अगर हम बात करें तो पॉलिसी फ्रेमवर्क और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं सब्सिडीज़ को भी, कि सब्सिडी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। और साथ में जो मेन टारगेट है वो है सेल्फ सफिशिएंसी एंड फूड सिक्योरिटी, ये भी जो है वो आप बता सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक कॉमन एग्जांपल रहता है कि हमारे यहाँ पर एक घर का एग्जांपल आप छोटा सा ले सकते हैं, खेत है, हर एक कंडीशंस अवेलेबल है, तो हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हमारे पास खुद के जितने भी हमें सब्जियां होती हैं हमारे घर की होती है सारी, तो हम इसको एज एग्जांपल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल प्रैक्टिकल अगर आप एग्जांपल्स लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। देन वीकनेस की अगर हम बात करें तो वीकनेस है इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस है, अभी भी रोड जो है वो कनेक्टिविटी नहीं है बहुत सारे फार फ्लंग या रिमोट एरियाज़ में। मार्केट फ्लक्चुएशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहती है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं टोमेटो, पोटैटो, ओनियन, टॉप में जो इन्फ्लेशन देखी गई है उसको जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद डिपेंडेंट ऑन मानसून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजनैलिटी का ये फीचर है, सीजनल फीचर है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर भी हमारे पास सीजनल होता है, एक सीज़न होता है दूसरे सीज़न नहीं होता है, तो ये कोर फैक्टर रहता है। लिमिटेड टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी प्रॉपरली जो वो भी नहीं है। पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें आप ल्यूकस अटैक का एक एग्जांपल लिख सकते हैं, या फिर जो टिड्डी होते हैं उनका एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं। डिजीज़ मैनेजमेंट, इसको भी हम जो है एक एज ए चैलेंज बता सकते हैं। और उसमें अभी क्लाइमेट चेंज का एक फैक्टर आप ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ड्राई कंडीशंस बनी हुई है, और इससे जो है वो रबी की जो फसलें हैं उनके जो सोइंग में जो है वो टाइम लग रहा है। सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ में आप बता सकते हैं स्मॉल जो है वो किसान है यहाँ पे, यानी कि स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, जो बड़े किसान हैं उनके पास जो है वो लैंड उतनी नहीं है, लेकिन वो है उनके पास ज़मीन, लेकिन उतनी खेती नहीं करते। लेकिन जो खेती करने वाले मैक्सिमम जो लोग हैं वो सभी जो है वो एक तरह से इंक्लूड हो रहे हैं, उनके पास ज़मीन जो है वो कम है, इसको आप जो एज एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। यूथ माइग्रेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज रह रहा है कि हिमाचल के जो यूथ है वो एक तरह से जो इंडस्ट्रियल रीजन है वहाँ पर चले गए हैं, तो माइग्रेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और किसान यहाँ पे जो खेती बाड़ी करने वाले वो एज लोग हैं, और स्पेशली वुमेन, तो एक कुछ चैलेंजेस है, आप सजेस्ट कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में यहाँ पे, या कंक्लूड कर सकते हैं इसको। तो कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पास जो है वो सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ है विद रिस्पेक्ट टू द हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशंस है वो फेवर कर रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वो एक इंक्लूसिव इनोवेटिव डेवलपमेंट या इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करना चाहिए, जिसमें जो है वो ताकि हम जो है वो एक डेवलप्ड स्टेट का विज़न को अचीव कर सकें। हमारा टारगेट है कि हमें भी जो है वो एक डेवलप्ड स्टेट बनना है, और ग्रीन एनर्जी का स्टेट का जो हमारा टारगेट है हम उसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। और ये फाइनली जो है वो आज हमारी लास्ट वीडियो थी, जिसमें हमने जो है वो 26 से लेकर ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को जो है वो कवर किया, और आप पूरी जो है वो चेक कर सकते हैं। अभी टोटल जो है वो 6 जो है वो इसके ऊपर वीडियोस हो गई है 2018 के पेपर पे, आप इसको चेक कर सकते हैं, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या आप जो है वो हमारे कोर्सेज़ को जो है वो एनरोल कर सकते हैं, उसमें भी जो है वो आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।